प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कहानी के पेपर में फर्स्ट ईयर के लिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है। आपको याद होगा, यदि आपने पिछला वीडियो देखा, वापसी एकांकी पढ़ाते समय मैंने विभाजन की प्रश्न पर लिखे गए दो सबसे अच्छे उपन्यासों का जिक्र करते समय भीष्म साहनी का नाम लिया था। उनके उपन्यास तमस का, दूसरा था यशपाल का उपन्यास झूठा सच। विभाजन में लिखे गए दो सबसे उपन्यास। तमस भीष्म साहनी का सबसे चर्चित उपन्यास है। इस पर सीरियल भी बन चुका है, गोविंद निहलानी ने बनाया था। तमस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तमस उपन्यास के अतिरिक्त उनके और चर्चित उपन्यास हैं बसंती, मैयादास की माड़ी, झरोखे, कड़ियाँ, ये सब उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, आप पढ़ सकते हैं। भीष्म साहनी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे कहानीकार थे। अमृतसर आ गया है कहानी तो हमारे कोर्स में है ही। इसके अलावा उनकी कहानी चीफ की दावत, वांगचू, साग मीट, ये कहानियाँ भी यदि आप ढूंढकर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं इनके लिंक नीचे लगा दूंगा। भीष्म साहनी को तमस के लिए ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण भी मिला था। अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मान, लोटस सम्मान, जो बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, वो भी उन्हें मिला था। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक थे और हिंदी के सबसे महान लेखकों में से एक हैं। प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अमृतसर आ गया है कहानी के बारे में। अमृतसर आ गया है कहानी भी विभाजन के दौर की कहानी है और सांप्रदायिकता उसका विषय है। सांप्रदायिकता के विषय को लेकर हिंदी में कई बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं। मैं यहाँ सबसे पहले 4-5 सांप्रदायिकता पर लिखी हुई हिंदी की सबसे अच्छी कहानियों का जिक्र करना चाहूँगा। कहानियाँ और भी हैं जो मुझे प्रिय है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ और इनके लिंक भी ढूंढ के लगा रहा हूँ। आप चाहें तो तत्काल लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी चाहिए स्वयं प्रकाश की कहानी पार्टीशन। दूसरी है उदय प्रकाश की कहानी और अंत में प्रार्थना। तीसरी प्रियमवत की कहानी वे वहाँ कैद हैं। चौथी नीलाक्षी सिंह की कहानी परिंदे का इंतज़ार सा कुछ। छठी मोहम्मद आरिफ की कहानी चोर सिपाही। और सातवीं अनिल कुमार यादव की कहानी दंगा भेजियो मौला। ये कुछ बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं। हमारे देश की साझी संस्कृति रही है। इस देश का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर अधिकार देता है। धर्म, जाति, भाषा, लिंग, किसी भी आधार पर किसी नागरिक के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज़ाद भारत में हमने इस आदर्श को अपनाया। इसके बावजूद धर्म के नाम पर कई बार झगड़े होते रहे हैं और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को वहशी बन करके मारे। ऐसी घटनाएं सबसे ज़्यादा विभाजन के दौर में हुई थी। उसी दौर की एक खास याद को लेकर के भीष्म साहनी ने यह कहानी लिखी है, अमृतसर आ गया है। अमृतसर आ गया है ठीक आज़ादी से पहले के दौर की कहानी है और एक ट्रेन की यात्रा है। ट्रेन जो पाकिस्तान से शुरू हुई है और हिंदुस्तान तक आई है। ट्रेन के एक एक स्टेशन बदलने के साथ किस तरह से डब्बे का माहौल बदलता जाता है, यह इस कहानी में ध्यान देने की बात है। मैं कहानी के अंशों का बात नहीं करूंगा, कहानी लिंक में लगा रहा हूं। आप कहानी पढ़ करके फिर इस वीडियो को देखें तो समझना आसान पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से, शुरू होती है ट्रेन और ट्रेन का डिब्बा वही है, लेकिन ट्रेन वजीराबाद से होती हुई एक एक स्टेशनों के नाम आते जाते हैं और कैसे जब कहानी में ट्रेन भारत की सीमा में अमृतसर में प्रवेश करती है। आप जानते होंगे अमृतसर सीमा पर बसा हुआ शहर है। अमृतसर और लाहौर भौगोलिक दृष्टि से दोनों बहुत पास के शहर हैं, लेकिन सीमा रेखाओं ने उन्हें बांट दिया है, वरना पहले ये दोनों एक ही देश के दो हिस्से थे। तो जब ट्रेन भारत में प्रवेश करती है तो ट्रेन का डब्बा वही है, लेकिन कैसे डब्बे के अंदर बैठे हुए लोगों में एक खास धर्म के लोग पहले आक्रामक होते हैं और दूसरे धर्म के लोग बाद में आक्रामक हो जाते हैं। तो जो अल्पसंख्यक होने की असुरक्षा और बहुसंख्यक होने का अहमन्यता जो है वो सिर्फ जगह बदलने से हो जाती है, वरना ट्रेन का डब्बा वही का वही है, लेकिन लोगों की मनोवृत्ति किस तरह से बदल जाती है, इसे ये कहानी दिखाने की कोशिश करती है। कहानी में डब्बे में बहुत ज़्यादा मुसाफिर नहीं है, क्योंकि ये विभाजन के दौर का समय है जब बहुत तनाव था, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे थे। सामने वाली सीट पर एक सरदार जी बैठे हैं, 3 पठान व्यापारी हैं,
एक दुबला पतला बाबू है जिसको तीनों पठान छेड़ रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक बुढ़िया है और 2-4 मुसाफिर और हैं। ये मुख्य पात्र हैं जो उस डब्बे के अंदर बैठे हैं। यही पात्र अंत तक रहेंगे, लेकिन कैसे डब्बे के रेल के चलने के साथ डब्बे के भीतर बैठे लोगों का व्यवहार बदलता जाता है, जिसे कहानी हमारे सामने रखने की कोशिश करती है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने जा रहा था। तो इससे पता चलता है कि कहानी ठीक 15 अगस्त के 1 या 2 दिन पहले के समय की कहानी है। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता दिखाई जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। दरअसल झुटपुटा नाम से भी बिशु सानी की एक बहुत सुंदर कहानी है। कहानी 84 के दंगों के बारे में है। 84 के दंगे हैं, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और बच्चों के लिए दूध कैसे आएगा ये चिंता की बात है। ठीक उस समय एक दूध की लारी आती है और जब दूध की लारी आके रुकती है, बच्चों के लिए लोग दूध देने के लिए मोहल्ले के लोग निकल करके एक एक करके, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, अकेले अकेले सिपाही की परमिशन लेके जब लारी के पास जाते हैं तो देखते हैं लारी को चलाने वाला एक सरदार है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि वो एक गैर सरदार इलाका है। तो जब जाति धर्म के आधार पर बंटवारे हो गए थे, एक धर्म के लोग एक खास इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जाते थे, तब लोगों को आश्चर्य होता है कि सरदार जी अपनी जान की परवाह न करके ट्रक लेकर क्यों आ गए। और सरदार जी पूछते हैं, सब लोग सरदार जी से पूछते हैं, सरदार जी आप? तो सरदार जी कहते हैं कि हाँ, थोड़ा खतरा तो था, पर बच्चों को दूध भी तो चाहिए था ना। और अचानक कहानी में भीष्म सानी लिखते हैं, ऐसा लगा जैसे झुटपुटा छट गया और उजाले की किरण फैल गई। ठीक यही बात समझने की है। झुटपुटा गहराता है, लेकिन उसमें भी आशा की किरण होती है। ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, जो सच्ची मानवता को निभाते हैं। इसी से मुझे एक और कहानी याद आ रही है, स्वयं प्रकाश जी की कहानी। क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है? मैं उम्मीद करता हूँ अब ये कहानी भी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत सुंदर कहानी है। यह कहानी भी 84 के दंगों के बारे में है। तो मैं बात कर रहा था, अमृतसर आ गया है कहानी के बारे में। अमृतसर आ गया है कहानी में, ट्रेन चली जा रही है, पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा जवाब हर बार यही होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। बड़ी मार्मिक बात है। पाकिस्तान जिन्ना का मुंबई में मकान था जिसे उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा था। कहते हैं कि उनको बाद में पाकिस्तान में बस जाने के बाद भी बम्बई के समुद्र किनारे का अपना वो मकान बहुत याद आता था। आखिर तो उनकी जड़ें यही थी ना। सांप्रदायिकता की अंधी राजनीति में फंस कर जिन्ना ने विभाजन करवा तो दिया, और खाली जिन्ना को दोष देना ठीक नहीं है। दोनों ओर कई सारी गलतियां हुई थी, लेकिन फिर भी जमीन और मातृभूमि धर्म के दायरे में नहीं आती। यह बात जिन्ना के उदाहरण से साफ हो जाती है। खैर, तो हम कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी में वो जो 3 पठान हैं वो खाना खाने बैठे हैं। नान का टुकड़ा और मांस उनके भोजन का हिस्सा है। वो उसको उस बाबू को खिलाने का ऑफर कर रहे हैं और कह रहे हैं, काले बाबू ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी तेरे साथ खुश रहेगी, काले दाल को, और तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लगातार ये मजाक का प्रसंग आगे चलता रहता है। वो उसको कहते हैं कि इसमें खाली बकरे का मांस है, मतलब और कुछ नहीं है उसको, क्योंकि उसको डर होगा कि कोई और मांस न खिला दिया जाए। तो उसको चिढ़ाते हैं कि तू दाल खाता है, तू कमजोर है। आगे ये तीनों पठानों की थोड़ी नकारात्मक छवि ही आती है। आगे जब ट्रेन के डब्बे में बाहर से कुछ लोग घुसने की कोशिश करते हैं तो ट्रेन के डब्बे के सब लोग विरोध करते हैं, और लेखक में बड़ी सुंदर बात लिखती है। ये हमारे देश का चरित्र है। डब्बे में जब भी कोई घुसने की कोशिश करता है तो सब लोग उसको धकेलने की कोशिश करते हैं, बहुत भीड़ है, रहने दो। लेकिन वो आदमी जब किसी तरह अंदर घुस आता है तो फिर वो भी उस डब्बे का हिस्सा हो जाता है, और अगले स्टेशन से वो बाकियों को धक्का देने लगता है, रहने दो, बहुत भीड़ है। तो ये हमारा चरित्र है जिसकी ओर भीष्म सानी इशारा करते हैं। तो वो
जब एक आदमी गलती जबरदस्ती अंदर घुस आता है तो वो पठान उसको एक लात मारते हैं, ऊपर के बर्थ पे लेटे हुए वहां से उसको लात मारते हैं जो उसको न लग करके उसकी बीवी को लगती है और वो हाय राम करके रोने लगती है। यहां तक आपको पठानों का नकारात्मक चरित्र दिखता है। लेकिन कहानी में आगे स्टेशन जब बढ़ते जाते हैं और लोगों के बीच में तनाव बढ़ता जाता है, बाहर के स्टेशनों पे भीड़ कम होने लगती है, सन्नाटा छाने लगता है। जब ट्रेन शहर के बीच से निकलती है तो शहर के भीतर लपटें दिखाई देती है, उससे भी डिब्बे में तनाव बढ़ता जाता है। तो कहानी में धीरे धीरे सांप्रदायिक दंगों का तनाव पसरता जाता है। कौन सा स्टेशन था वह, किसी ने पूछा। वजीराबाद। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ही है, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। तो इस तरह से कहानी में धीरे धीरे एक एक करके स्टेशन बढ़ते जाते हैं। मैं काफी हिस्से छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। सहसा दुर्ला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी, वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। हरबंसपुरा निकल गया, इसका अर्थ और भारत के और नजदीक आ गई है ट्रेन। अरे बाबू चिल्लाता क्यों है, इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचो। पठान अब भी उस पर हंस रहे हैं। और फिर जैसे ही अमृतसर आता है, याद है ना आपको कहानी का शीर्षक क्या है, अमृतसर आ गया है, शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। ये वही बाबू जिसका जिक्र शुरू में किया गया था, जिसका मजाक पठान उड़ा रहे, तीनों पठान मिलकर उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि खा ले थोड़ा गोश्त, खा ले ताकत आ जाएगी। वही पठान का संवाद है, मैं सुनाता हूं, सुनिए। शहर आ गया है, वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। अरे बाबू हमको कुछ बोला, वो जो मजाक कर रहे थे वो चौंकते हैं पठान धीरे। पठान ने भी बुरा बर्ताव किया था, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना आपको आगे इस बाबू का बर्ताव दिखाई देगा। नीचे उतर, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे। अरे बाबू बक नहीं करो, वो खजीर के तुम गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर, एक गाली बोल के आगे छोड़ देता है बाबू। और फिर अमृतसर आ गया है और इसके बाद जब अगला स्टेशन आता है तो यह बाबू नीचे उतरता है। उतर करके स्टेशन पे तेजी से घूम के किसी को ढूंढने लगता है। स्टेशन पे दंगा शुरू हो गया है, लोग किसी खोमचे वाले को लूट रहे हैं। और इसी बीच 3-4 पठान डब्बे के बाहर आकर के खिड़कियों में झांक के देख रहे हैं, कोई और पठान तो नहीं है। जब वो 3 पठानों को यहाँ देखते हैं और वो डब्बे के बाहर कुछ पठानों को देखते हैं, वो उनसे पश्तो में बात करते हैं और ये तीनों पठान उतर करके किसी और डब्बे में चले जाते हैं। यानी डब्बे भी हिंदू डब्बा और मुस्लिम डब्बा इस तरह से बदल गए हैं। रेलगाड़ी की पूरी संरचना ही इस स्टेशन के आने के साथ बदल गई है। जब वो बाबू लौट करके आता है तो वो अपने साथ एक छड़ लेकर के आया है और वो देखता है कि डब्बे में तीनों पठान नहीं है, तो बड़ा गुस्सा होता है, कहाँ चले गए साले, वो चिल्लाता है। और उसके बाद अगले स्टेशन पर निकल गए हरामी मादर, सब के सब निकल गए। फिर वह सिर पिटा कर उठ खड़ा हुआ, चिल्ला कर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। अब उसके हाथ में एक लोहे की छड़ है। स्टेशन बदल गया है, भारत आ गया है। बाबू की जबान और बाबू की ध्येय यष्टि दोनों पूरी तरह से बदल चुकी हैं। मैं कहानी लंबी कहानी है, मैं सारे छोड़ करके आगे का हिस्सा बताऊं जो हमारे काम का है। एक आदमी और एक उसकी पत्नी, शायद 2, एक स्त्री और पुरुष, जब ट्रेन धीमे धीमे स्टेशन छोड़ने लगी है, आगे के स्टेशन की कहानी है, जब ट्रेन धीमे धीमे चल रही है, स्टेशन छोड़ रही है, तो एक आदमी उस डब्बे में दौड़ करके चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कौन है, इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिक्कली खोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया उतर जाओ गाड़ी से, बाबू चिल्लाया और फिर उसी क्षण दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह उस आदमी के अस्फुट से स्वर सुनाई दिए। या अल्लाह बोलने से हमें पता चल रहा है कि वह आदमी मुस्लिम है और ये बात उस बाबू को भी समझ आ गई है। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सर पर किया। मैं देखते ही डर गया और मेरी आंखें टांगे लरस गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी।
तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह 1-2 बार या अल्लाह बुदबुदाया और फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अधमुखी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छनाया था। दोनों पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा। वह कौन है और उससे किस अदावत का फैसला ले रहा है। दरअसल यही बिंदु है जो इस कहानी में समझने की बात है। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके लिए पूरी कहानी समझना आसान हो जाएगा। बाबू का गुस्सा था पठानों से। पठानों ने एक हिंदू औरत को लात मारी थी और बाबू ने गुस्सा लिया। बाबू ने उस गुस्से को निकाला, या कहना चाहिए अपना बदला लिया किसी अनजान आदमी से जिसे वह जानता भी नहीं था। दंगों में यही होता है। आप अफवाहें सुनते हैं कि कहीं किसी इलाके में किसी मुसलमान के साथ किसी हिंदू ने ये कर दिया, या किसी हिंदू के साथ किसी मुसलमान ने ये कर दिया, और आप उसका बदला यहां लेते हैं। आप धर्म के आधार पर व्यक्तियों को खाने में बांट देते हैं और आपको लगता है कि आप किसी दूसरे आपके धर्म के व्यक्ति के साथ किसी जगह पर अत्याचार हुआ है तो उसका बदला आप यहाँ उसी धर्म के व्यक्ति के साथ लेकर के आप बदला ले सकते हैं। यही सांप्रदायिकता की अंधी गली है, जैसे इस कहानी ने दिखाने की कोशिश की है। और वो पंक्ति फिर आती है, अंधेरा फिर से गहरा आया है। यह अंधेरा यहाँ प्रतीकार्थ है। यह अंधेरा मानवता का नाश हो जाने का अंधेरा है जो इस कहानी में दिखता है। और फिर वो पीछे जो औरत दौड़ रही है, बड़ा मार्मिक दृश्य है। वो औरत समझ भी नहीं पाती है कि उसके पति को मार दिया गया है। उसके पति के हाथ अभी भी ट्रेन से लटके हुए हैं, पीछे औरत दौड़ रही है। और जब घायल सर पे छड़ का भरपूर वार लगने के बाद जब उस आदमी के हाथ छूट जाते हैं और वह तेज हो रही ट्रेन से कटे पेड़ की तरह नीचे गिर जाता है, तब वह औरत समझ पाती है कि उसका पति तो घायल हो गया है और मरने वाला है। और वो ट्रेन धीरे धीरे तेज हो जाती है। तो कहानी दरअसल आपके सामने दंगे के उस मानसिकता को रखने की कोशिश करती है जिसमें सिर्फ स्टेशन बदलने के साथ एक व्यक्ति अपने को बहुसंख्यक समझने लगा और उसके अंदर का आतंकवादी, उसके भीतर का हिंसक व्यक्ति जागरूक हो गया। अमृतसर आ गया जैसी कहानियां हम युवा विद्यार्थियों के सिलेबस में इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हम इन्हें पढ़कर ये सीखें कि सांप्रदायिकता का जहर अपने भीतर नहीं फैलने देना है। हम मानव हैं और मानवीयता सभी इंसानों के साथ भाईचारा सिखाती है। जैसा इस कहानी में हुआ कि गुस्सा किसी पर था और बदला किसी से निकाला गया, यही सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा जहर है। आदम गौनी का एक बहुत मशहूर शेर है, थी अगर बाबर की गलती जुम्मन का घर फिर क्यों जले, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी जज्बात को मत छेड़िए। तो यही बात है, हमारी लड़ाई आपस में लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है। जिस दिन हम भारत के सभी नागरिक सांप्रदायिकता के जहर को अपने भीतर से निकाल देंगे और मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस देंगे, उसी दिन हम सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभा पाएंगे। लड़ना है तो इन राक्षसों से लड़िए, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के राक्षस से लड़िए। शुक्रिया।